जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं हम। आज हमने सीखना है टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसमें कुछ मेजर टाइप्स ऑफ कंपनी जो कंपनी नाम में इस्तेमाल होंगी ना वो तो हम सीख चुके हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मजीद 2-3 टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जिनको हमने आज के लेक्चर में कंक्लूड करना है। इसके साथ ही हमारा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 भी इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की कुछ बेसिक्स डिस्कशन कर लेंगे हम आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जो है टाइप्स ऑफ कंपनी, इसको कंप्लीट करना है। इसमें जो भी टाइप ऑफ कंपनी रह गई है और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिक्स, उसका ओवरव्यू आपको देना है ताकि कल जब आए जहनी तौर पे तैयार हो, हम कल इसको अच्छे तरीके से फिर निपटा सकें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए 1 बाय 1। शाबाश जी पूछ। If shares are transferred to more than one legal hire, such company shall cease to be an SMC and shall convert itself into private company. SMC भी तो प्राइवेट में आती है ना? जी जी। अच्छा, वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर सिंगल मेंबर कंपनी में डेथ हो जाए उसकी और वो लीगल हेयर्स में ट्रांसफर हो और वो एक से ज्यादा हो तो वो सिंगल मेंबर नहीं अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेगी। इसमें प्राइवेट कंपनी से मुराद अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि वो मेंबर्स की तादाद एक से ज्यादा हो गई ना, तो अदर देन एसएमसी में कन्वर्ट करेगी। देखिए, जॉइंट शेयर होल्डर्स के केस में हमने ये स्टडी किया हुआ है कि 50 की गिनती के लिए उसको कितना कंसीडर करते हैं, 1, चाहे वो असल में 5 जॉइंट शेयर होल्डर क्यों ना हो, उसे 1 कंसीडर करते हैं। अब आगे फर्दर इससे ज्यादा आपने नहीं सोचना कि अगर डिविडेंड मिलेगा तो किसको मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछा था आपने, शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पे इशू होगा और नोटिस मीटिंग के जाएंगे तो वो किसके नाम पे जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ना चारों के नाम लिखे होते हैं, जैसे शेयर नंबर 1 से लेके 50 तक, इसके आगे लिखा होगा ओनर एक की बजाय 1, 2, 3, 4 नाम लिखे होंगे। जॉइंट शेयर होल्डर ना जो उसमें सबसे पहले वाला होता है ना, वो सारी चीजें उसके साथ ही डील करते हैं। बस इतना कंसेप्ट रखने से ज्यादा नहीं सोचना आप, जॉइंट शेयर होल्डिंग हमारे सिलेबस में नहीं। और शेयर ऑफर करने में और शेयर इशू करने में क्या फर्क है। देखिए, एक है इससे ज्यादा अच्छा था, आप लिस्टेड और अनलिस्टेड के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं ना, इससे ज्यादा अच्छा था आपका क्वेश्चन ये होता कि शेयर कैन इशू और हैज इशूड में क्या फर्क है, ठीक है। क्या ऑफर का मतलब है कि इशू कर सकती है, करना चाहे कंपनी, और हैज इशूड या इशूड का मतलब क्या है, कर चुकी है, ठीक है। असल में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि उन्होंने अपने जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहती हैं कि अगर इनको इन्वॉल्व करना पड़े ना तो हमारा बैक एंड पे सारा काम हुआ हो, हम सिर्फ डायरेक्टली जाके शेयर इशू कर दें। तो ऐसी कंपनीज के लिए फिर कौन सी ऑप्शन बेहतर होती है, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड। यानी अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि हमने बिजनेस सिर्फ फैमिली में रखना है, फैमिली से बाहर कभी जाना ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी। अगर वो चाहते हैं कि फैमिली बिजनेस है फैमिली में की हद तक रखना है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फौरी तौर पे जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने के काबिल होना चाहिए हमें, यानी ऑप्शन होनी चाहिए हमारे पास, तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाएगी, लेकिन किसमें, अनलिस्टेड में। और अगर तो उसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती तो वो अनलिस्टेड के तौर पर काम करती रहेगी, लेकिन अगर जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने की जरूरत पड़ती है तो फिर वो क्या करेगी, हाँ, तो रजिस्टर, तो फिर लिस्टेड में कन्वर्ट। प्राइवेट कंपनी का लिस्टेड में कन्वर्ट होना ज्यादा मुश्किल है, उसको 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं, पहले प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट और फिर लिस्टेड। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है उससे लिस्टेड में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कुछ कंपनीज अपने आप को पब्लिक कंपनी के तौर पे रजिस्टर तो करवाती हैं लेकिन अनलिस्टेड के तौर पे, ठीक है जी। और ये आपको एडिशनल कंसर्ट बता दूं, वैसे हमारे सिलेबस से रिलेट नहीं करता, अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को फर्स्ट टाइम इशू करे ना, लिस्टेड बनने के लिए फर्स्ट टाइम, उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है कि कोई अनलिस्टेड कंपनी थी, अब वो लिस्टेड बनने जा रही है। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड बनने जा रही होती है ना, यानी फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं, इनिशियल, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाम से ही आपको मतलब समझ आ रहा होगा, इनिशियल फर्स्ट टाइम, पब्लिक मीन जनरल पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है क्या भला, शेयर जी। सर ये प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू बी 50 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज। हाँ जी। सर ये वो वाले एम्प्लॉइज की बात हो रही है जो नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं, वो वाले एम्प्लॉइज जो मेंबर भी हैं, इनकी शेयर होल्डिंग भी रखना पड़ेगा? नहीं, इसमें क्वेश्चन उनका ये है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में कहा है कि विच लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, तो इसमें जो 50 है इसमें एम्प्लॉय शामिल नहीं है, तो वो जो एम्प्लॉय शामिल नहीं है इसमें
अगर एक पर्सन मेंबर भी है और एम्प्लॉय भी है, काम भी कर रहा है, तो क्या उसको इसमें शामिल करना है कि नहीं करना? उसको शामिल करना है। क्यों शामिल करना है? वो तो एम्प्लॉय है, लेकिन मेंबर भी तो है, उसे मेंबर होने की हैसियत से शामिल करेंगे। जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी में इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब मोर देन 50%, ये गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है। इन्होंने कहा जी पब्लिक सेक्टर कंपनी में आपने बताया था कि ऐसी कंपनी है जो कोई गवर्नमेंट ओन करती है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी मोर देन 50%। क्या इससे मुराद पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या फॉरेन गवर्नमेंट भी है? इससे मुराद पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। जो फॉरेन गवर्नमेंट होना उसका कंसेप्ट आज हमने पढ़ना है, वो फिर फॉरेन कंपनी में आ जाता है, वो फॉरेन कंपनी में आ जाता है। और कोई क्वेश्चन? जी, जब कंपनीज की रिकंस्टिट्यूशन होती है तो वो भी बाइंडिंग का प्रोसेस होता है? जब कंपनीज की रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो वो बाइंडिंग का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग में तो कंपनी अपने ऑपरेशन को तो सीधा बदला कर रही होती है कि ये एसेट बेच, फजूल किस्म की प्रोडक्ट को बंद करो। यस, हाँ जी, वो हो सकता है, वो डिपेंड करता है लीगल स्टेटस पे। इनका क्वेश्चन ये है, अगर जो मर्जर और एक्विजिशन आपने सुना होगा नाम, उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मर्जर और एक्विजिशन में क्या बाइंडिंग अप होती है कि नहीं होती, वो डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात मर्जर और एक्विजिशन जब होते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग कंपनी वही रहती है जो बड़ी वाली कंपनी होती है, उस सूरत में ये बाइंडिंग अप नहीं होगी उस कंपनी की। यानी अगर कंपनी ए है, उसने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया, अपने अंदर जम कर लिया, अब वो कंपनी ए ही बन गई, तो ये कंपनी ए के लिए वाइंडिंग अप नहीं है, लेकिन कंपनी बी के लिए वाइंडिंग अप है। और अगर ए और बी दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी सी बना ली, तो ये दोनों के लिए वाइंडिंग अप है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर, जो परचेज ऑफ शेयर्स पे लिमिटेशन होती है कि एटलीस्ट इतने शेयर परचेज करने हैं? क्या परचेज ऑफ शेयर पे कोई लिमिटेशन होता है किसी शेयर होल्डर के लिए कि उसने एट लीस्ट या एट मोस्ट इतने शेयर परचेज करने हैं? एट मोस्ट तो कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन एक पर्सन भी 100% शेयर्स एक्वायर कर सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी, वो आज हम पढ़ेंगे। एक बंदा भी 100%, मैक्सिमम के ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, 100% के 100% एक बंदा एक्वायर कर सकता है। मिनिमम के ऊपर प्रैक्टिकली लिमिट होती है। वो एक लॉट बनाई होती है कि 500 शेयर किसी कंपनी की लॉट होती है, 500 शेयर की किसी की होती है 1000 शेयर की। आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे ना, किसी की प्राइस जो है 5.49 है, तो आप ये नहीं कहेंगे 5.5 रुपये दे दो मुझे एक शेयर दे दो। वो कहता है भाई कम से कम हम 500 शेयर या 1000 शेयर की डील करते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिस में, केस स्टडी में नहीं है। केस स्टडी में वो आपको अव्वल तो नंबर ऑफ शेयर बताएगा नहीं, और अगर बताएगा तो वो 1-2 शेयर नहीं, वो लाख 2 लाख इस तरह करके बताएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स की लिमिट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। जी, और अच्छा, लेकिन एक चीज जैसे में रखिएगा, ये जो मैंने तादाद बताई है ना, ये मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने की बताई है। ये मैंने मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद नहीं बताई कि किसी कंपनी के मेंबर्स कितने हो सकते हैं, वो आगे कंसेप्ट अलग है, वो अलग है। ये शेयर्स की तादाद, जब आपने खरीदना हो तो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर खरीद सकते हैं, ये वो कंसेप्ट है। जी जी जी, क्या शेयर्स के लिए कोई एज लिमिट होती है? कोई एज लिमिट नहीं है। एक माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप में एज लिमिट होती है ना, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर शेयर होल्डर हो सकता है। अच्छा, अब इसकी अगर आप इजाजत दे तो मजीद एक्सप्लेन कर दूं इसको थोड़ा सा। उसकी रीजन ये है कि जो हालांकि माइनर के पास सोचते समझने की सलाहियत बाय लॉ नहीं होती। लॉ ये कहता है माइनर इतना सोच समझ नहीं रखता, छोटा बच्चा अभी। वो मालिक तो हो सकता है कंपनी का, वो कंपनी का मैनेजर नहीं हो सकता। लॉ में एक जगह पे लिखी हुई है एक लाइन, वो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है माइनर कंपनी का शेयर होल्डर तो हो सकता है, लेकिन कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, ये लाइन आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो वो उसी वजह से है कि माइनर के पास सोचते समझने की सलाहियत नहीं होती। तो याद रखिए, वो शेयर होल्डर तो हो सकता है, डायरेक्टर नहीं हो सकता। बल्कि इसी से मुझे एक और कंसेप्ट भी याद आ गया। वो क्या कि एक कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर तो हो सकती है, डायरेक्टर नहीं हो सकती। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, केस स्टडीज में यूज होंगे। और कोई क्वेश्चन? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी सर। ऑथोराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में क्या फर्क है, ये अभी तक मैंने इस कंसेप्ट को टच ही नहीं किया
ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया टोटल शेयर कैपिटल होता है वो पार्टली पेड है और फुल्ली पेड, सिर्फ इतना नाम लिया, इतना अभी फिलहाल ध्यान में रखें। ये चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं ऐड करूंगा, अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए ये इररेलेवेंट है, तो मैं कंसेप्ट्स को बेसिक हद तक रख रहा हूं। और ये ध्यान में रखिएगा हर सब्जेक्ट में इसी तरह होता है, आपको पहले ही दिन या पहले ही हफ्ते में हर कंसेप्ट की डिटेल नहीं समझाई जाती। बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट में 8-10 लेक्चर में हम खड़ा कर देते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें पीसेज ऐड ऑन करते रहते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का बेसिक कंसेप्ट मैंने बिल्ड कर दिया आपके माइंड में, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ऐड ऑन करने हैं, लेकिन अभी नहीं। तो ये जो शेयर डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है वगैरह वगैरह, और बल्कि शेयर्स की भी आगे और टाइप्स आएंगी, ऑर्डिनरी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। ये हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, अभी इन बारों में नहीं सोच रहे हो। और की क्वेश्चन जी? कंपनी लिमिटेड में नॉर्मली शेयर्स नहीं होते, बिल्कुल ये पढ़ाया था मैंने। हाँ जी, तो नॉर्मली इसलिए हम अगर तो लॉ ने किसी जगह कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के मालिकों की बात करनी हो तो लॉ क्या वर्ड इस्तेमाल करता है? शेयर होल्डर। और अगर उसने हर कंपनी की बात करनी हो, चाहे शेयर कैपिटल है या नहीं है, मेंबर। जब बात करनी हो सिर्फ उस कंपनी की जिसका शेयर कैपिटल है तो शेयर होल्डर, और जब बात करनी हो हर कंपनी की चाहे शेयर कैपिटल है या नहीं तो वर्ड क्या यूज होता है? मेंबर। तो यूं समझ लीजिए मेंबर इंक्लूड्स शेयर होल्डर, मेंबर इंक्लूड शेयर होल्डर। बल्कि अगर आप इजाजत दें कंसेप्ट को मुश्किल करने की तो मैं इसको मुश्किल कर दूं। हाँ, तो सुन ले मुश्किल कंसेप्ट के every shareholder is a member but every member is not shareholder। क्लियर हो गया जी? शेयर होल्डर और मेंबर में फर्क समझ आ गया? चलिए शाबाश। और की क्वेश्चन? डायरेक्टरशिप में अगर सेलेक्ट करना किसी पर्सन को, वो शेयर होल्डर में से भी होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या खुदा, मुझे डायरेक्टर ये भी सही तरीके से नहीं पता क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है कुछ नहीं पता मुझे। नहीं मुझे पता है, जो चीज पढ़ी नहीं है उसको जो। अच्छा डायरेक्टर, ठीक है, अच्छा हाँ शाबाश। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर डायरेक्टर किसी को बनाना है तो वो शेयर होल्डर में से ही सेलेक्ट करना है कि कोई अदर देन शेयर होल्डर भी हो सकता है? लॉ कहता है बेहतर तो यही है कि वो शेयर होल्डर में से सेलेक्ट करें, बेहतर यही है कि वो शेयर होल्डर में से सेलेक्ट करें, क्योंकि अपना पैसा लगा होगा ना तो फैसला करते हुए बंदे को दर्द होता है कि इसमें खर्चा ज्यादा है, इसमें खर्चा कम है। तो बेहतर है डायरेक्टर उस बंदे को बनाए जिसका कंपनी में अपना भी पैसा लगा हो, जो शेयर होल्डर हो। लेकिन लाजमी नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बंदा ऐसा होता है वो बड़ा अपने काम में एक्सपर्ट है, कोई बड़ा अपने काम में एक्सपर्ट है। अब फर्ज कीजिए घर से भाई हमने बाटा या सर्विस के मुकाबले में कंपनी बनानी है, और हमारे ये एग्जांपल आपको अजीब सी लगेगी लेकिन ऐसी बहुत से रियल एग्जांपल मौजूद हैं। हमारे घर के करीब एक मोची है, उसको 20-25 साल हो गए जूते बनाते बनाते, और उसका नॉलेज कमाल का है अपनी फील्ड के हवाले से। क्या हम उसे अपनी नई कंपनी का डायरेक्टर बना सकते हैं? उसको मार्केट में हर जूते का पता है, किस जगह पे कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, कहां से, हर चीज का नॉलेज है। वो कहेगा मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो क्या उसे डायरेक्टर बना देना चाहिए? लॉ कहता है पैसों को गोली मारो, ऐसे बंदे को हाथ से ना जाने दो जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, फौरी डायरेक्टर बना लो। लेकिन ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, इसीलिए याद रखें ज्यादातर आप देखेंगे कंपनी के डायरेक्टर्स में शेयर होल्डर हैं। इक्का दुक्का केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई डायरेक्टर तो है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है, बस इससे ज्यादा इसका। अगला क्वेश्चन। हाँ सिंगल मेंबर में तो आप वो तो हमारे सिलेबस, वो सिंगल मेंबर भी ऐसे ना करें मेरे साथ, सिंगल मेंबर का मैंने कहा नहीं था, इससे ज्यादा नहीं आपने कहा, उसको छोड़ दें जी। सर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में लिखा हुआ है कि मे हैव और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी में। शेयर कैपिटल अगर उसका होगा तो फिर शेयर होल्डर्स फिर हम कह सकते हैं ना उसके मेंबर्स को? हाँ कह सकते हैं। अच्छा एक जी पॉइंट है इसमें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का शेयर कैपिटल होगा, उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी होगी लिमिटेड किस हद तक? अनपेड। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मैंने अभी ये कंसेप्ट डिस्कस नहीं करना था, अभी इन्होंने सवाल उठा दिया तो जाहिर आपके जहनों में आपने सुन लिया होगा, तो मैं जवाब नहीं दूंगा ना तो आपको तंग करता रहेगा। नहीं सुना? क्या नहीं सुना? सुन कि सर आपने कहा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता, लेकिन लफ्ज नॉर्मली जो है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद कभी कभार होता भी है, वरना आप नॉर्मली का लफ्ज केस स्टडी में इस्तेमाल ना करते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, कभी कभार ऐसे हो सकता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल भी है। इस सूरत हाल में इसके मेंबर्स की लायबिलिटी डबल हो जाएगी,
इसके मेंबर्स की लायबिलिटी, एक वो लायबिलिटी जो एग्री की है और एक वो लायबिलिटी जो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है। शाबाश। तो अब इस कंपनी के जो मालिक है इनको आप जो मर्जी कह दें, मेरी तरफ से इजाजत है। चाहे तो आप उनको शेयर होल्डर कह दें, चाहे तो उनको, वैसे मैं प्रेफर करूंगा कौन सा लफ्ज वाला, मेंबर, क्योंकि मेंबर हर चीज को इंक्लूड कवर कर जाता है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए आज के हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब ये कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि टाइप्स ऑफ कंपनीज में कुछ 2-3 छोटी छोटी टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, वो डिस्कस करके मैं आगे जाना चाह रहा हूं। तो पहले मैं आपके साथ तसल्ली करना चाहता हूं कि क्या हमने इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की एक एक चीज पढ़ ली है, ताकि जब आप याद करने बैठे ना कोई दिमाग में बोझ ना हो। मुझे ये तो फीचर ऑफ कंपनी तो पढ़ ही लिया है, चलिए अब आ ही गया तो अब इसको भी देख लें। कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली, फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ लिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस पढ़ लिया। इसकी सारी एग्जांपल समझ आ रही है आपको? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ओनरशिप और मैनेजर की स्टडी टिप कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो सकता है, नेचुरल पर्सन। डायरेक्टर हमेशा कौन होगा, नेचुरल पर्सन, ठीक है जी। शेयर और शेयर कैपिटल में फर्क समझ आ गया। शेयर के राइट्स और लायबिलिटीज भी क्लियर हो गई। राइट्स तो हमेशा होते ही होते हैं, लायबिलिटी सिर्फ तब होगी जब अनपेड होगा। ट्रांसफरेबल की बात भी हमने कर ली, लेकिन कल हमने एक चीज सीखी थी कि अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है, और अगर पब्लिक है तो फ्रीली ट्रांसफर है, फ्रीली ट्रांसफर। वोटिंग राइट्स हमें समझ आ गई। ये वोटिंग राइट्स आज के लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। वोटिंग राइट्स से वोटिंग राइट्स होते क्या, ये पता चल गया आपको कि मीटिंग में हमने फैसला करना। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर या शेयर होल्डर, इसका मतलब भी क्लियर हो गया। ये लिमिटेड लायबिलिटी होती, यानी कि कंपनी अगर डिफॉल्ट करे और उसके डेट से ज्यादा, लायबिलिटी ज्यादा, एसेट कम है, तो शेयर होल्डर ने भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल, लेकिन कितना ये डिपेंड करता है। लिमिटेड बाय शेयर है तो रूल कुछ और लगेगा, लिमिटेड बाय गारंटी है तो रूल कुछ और लगेगा, और कोई नहीं बोलेगा। लिमिटेड बाय गारंटी में मैंने केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज आपको क्या बताई थी, किसको जेहन में रखना है? लिमिटेड बाय गारंटी में 5 साल, 3 साल के 1 साल। शाबाश, 1 साल, ठीक है। याद है कि 1 साल वाली क्या बात थी भाई? 1 साल वाली क्या बात थी कि क्या कि कंपनी छोड़ने के बाद 1 साल तक मेंबर लायबल हो सकता है, वो पहले वाले डेट्स को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। वर्ड लिमिटेड, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे। लीगल ऑब्लिगेशन बेकार के कंसेप्ट, कभी नहीं पूछे, लेकिन बहरहाल एमसीक्यूज में पूछ सकता है। लीगल ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी टू पे टैक्स, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। लॉज एंड गवर्नेंस ऑफ कंपनी, कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। शाबाश। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? उसके बाद अच्छा मुझे बताइए, एक काम के बारे में आर्टिकल्स कहता है यस, कंपनीज एक्ट कहता है नो, क्या है? नो, ठीक है। शाबाश। अगली बात नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि उसमें ट्विस्ट है। अच्छा, मैं आपको ट्विस्ट की तरफ अभी नहीं लेके जाना चाह रहा। यानी सुप्रीम पावर किसकी है? उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद शाबाश। अच्छा, आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपनी। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स हैं लॉ के, ठीक है। तो इनमें आप एक कंसेप्ट का दूसरे कंसेप्ट के साथ कोई रिलेशनशिप ढूंढना चाहें तो वो नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसने अलग-अलग इंडिपेंडेंट कंसेप्ट सिखाए हैं। अगले चैप्टर में जाके इन कंसेप्ट्स को जोड़ेगा, तो एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट का लिंक, दूसरे से तीसरे का लिंक, ये नेक्स्ट चैप्टर में तो आपको मिलेगा। इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में उसने छोटे छोटे बहुत से कंसेप्ट समझाए हुए हैं जो एक दूसरे से बाजुकात इंडिपेंडेंट होते हैं। यहां पे सबसे पहले उसने बॉडी कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन है। क्या ये क्लियर है आपको? और आपने पता है एग्जाम में सबसे बड़ी गलती क्या करनी है? वो आपसे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पूछेगा, आपने ये एक्सेप्शन नहीं लिखनी। आप कहेंगे सर यहां तक तो खत्म हो गया था कंसेप्ट, आगे तो अगला सेंटेंस शुरू हो रहा था। तो अगला सेंटेंस भी डेफिनेशन का हिस्सा होता है। बल्कि लिख लीजिए रूल, पूरे लॉ में जहां कहीं एक्सेप्शंस आएंगी वो डेफिनेशन का हिस्सा है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज पार्ट ऑफ डेफिनेशन। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज पार्ट ऑफ, जब कभी कोई डेफिनेशन पूछे और उसकी एक्सेप्शंस हो, एक्सेप्शन तो समझते हैं ना क्या कहते हैं, वो हिस्सा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट क्लियर? बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी में फर्क क्लियर? तो जरा मुझे दोनों में फर्क बताइए मुश्किल करके, मुश्किल करके।
हाँ शाबाश, एवरी कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट ए कंपनी। शाबाश, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन उसने 3 चीजें बताई। एक कंपनी, ये है असल में सही कंपनी जिसको हम कंपनी इस्लामिक कंपनी मानते हैं। फिर है कंपनी इनकॉर्पोरेट जो पाकिस्तान से बाहर, वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक कंपनी नहीं है। कुछ स्टूडेंट कहने लगे सर इधर फिर कंपनी का लफ्ज ना लिखें, तो ठीक है इसका कंपनी का लफ्ज ना, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज लिख दें क्योंकि ये कंपनी है ही नहीं। और फिर बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी अंडर रेलिवेंट। चलिए ये बॉडी कॉर्पोरेट समझ आ गई। पाकिस्तान वाली, पाकिस्तान से बाहर 2, और पाकिस्तान के अंदर ही कंपनी किसी और ला की 3। क्लियर। अच्छा अब ये ना थोड़ी सी चेंज के साथ ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान दोबारा आएगी, ठीक, फॉरेन कंपनी के नाम से। यानी अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान है, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हो, पाकिस्तान में कोई काम करती नहीं है, नहीं करती। गूगल पाकिस्तान में उसका कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, मुझे नहीं पता वैसे, आपकी बात में अभी नहीं है ना गूगल। हाँ तो ये क्या है, ये बड़ी पेपाल आ गया। अच्छा पेपाल भी नहीं है, मैं खुश हो गया मैं। अच्छा चलें, तो जो आउटसाइड पाकिस्तान है, जैसे पेपाल की एग्जांपल दी, जैसे गूगल की इन्होंने कहा, अमेज़न, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा अब किसी ऐसी कंपनी की एग्जांपल दी पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत उसका ऑपरेशन है, ब्रांच है कोई मैकडोनल्ड्स, फाइजर, नेस्ले। यार नेस्ले पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, मुझे लगता है फाइजर भी रजिस्टर्ड है। कोक भी कंपनी है यार, यूनिलीवर, ऐसे ना करें। अच्छा मैकडोनल्ड केएफसी ठीक है, मैकडोनल्ड केएफसी, इनको हम नाम देते हैं फॉरेन कंपनीज का। यानी बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी में क्या फर्क है? बॉडी कॉर्पोरेट वो जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में उसका कोई लेना देना नहीं है, हम कहेंगे ये बॉडी कॉर्पोरेट है। और अगर पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में कुछ ऑपरेशंस हैं, उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट भी है, फॉरेन कंपनी भी है। और अगर कोई कंपनी हो कोक जैसे, पाकिस्तान से बाहर भी रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में भी एज कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर इस तरह की कोई कंपनी, हम उसे कहेंगे ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है, कंपनी भी है। भाई बात समझ आई? चलिए, नहीं अभी नहीं समझ आई, ये जब क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर केस स्टडी करेंगे, फिर समझ आई। बताओ ये कौन सी कंपनी है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं, ये कंपनी है कि नहीं? अच्छा फॉरेन वही आ गया, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अगर यहां पे कह के बात खत्म कर देता ना, हम कहते हैं ये तो बॉडी कॉर्पोरेट का जिक्र कर रहा है, लेकिन आगे उसने क्या कहा? एंड विच कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी पाकिस्तान में, या प्लेस ऑफ बिजनेस है, कोई लॉज ऑन। और जैसे उबर की एग्जांपल आ गई मेरे ध्यान में, उबर पाकिस्तान में एज कंपनी, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है। ये कौन सी कंट्री बेस्ड है उबर? यूएसए, यूके में। चले, बहरहाल बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, पाकिस्तान में, लेकिन फॉरेन कंपनी भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, फॉरेन कंपनी भी है। क्यों फॉरेन कंपनी है? पाकिस्तान में ऑपरेशंस कर रही है, और अगर पाकिस्तान में ऑपरेशंस ना करती तो सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट होती। फर्क समझ आ रहा है ये? चले आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें आई के आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है जिसमें वो डिफरेंट कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देके पूछता है कि ये टाइप ऑफ कंपनी बताओ। वो क्वेश्चन आपने लाजमी करना है सोच सोच के। आपको ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है ना, रिप्रोडक्शन तो आप कर लेंगे। मैं अगर आपसे कहूं लिमिटेड बाय शेयर को डिफाइन करो, पब्लिक प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करो, ये ठक 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 आप सारा छाप देंगे। लेकिन अगर इसी कंसेप्ट को मैं एप्लीकेशन में टेस्ट कर लूं, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, कहूं बताओ ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है ना, जिसमें वो मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन, उसमें सोचना पड़ता है। वो आपको किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देके कहता है कि बताओ ये कौन से टाइप ऑफ कंपनी, कौन सा, शायद क्वेश्चन 4 है मेरा ख्याल है, चेक कर लेते हैं। हाँ जी क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन बल्कि 5 भी है साथ ही, लेकिन 4 ज्यादा अहम है। 4 और 5 भाई दोनों नहीं करने, सारे करने हैं, दोनों कर लेंगे। चलिए क्लियर हो गया? हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजन ऑफिस इन पाकिस्तान वेदर इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, ये इररिलेवेंट है। यानी वो कहते हैं हो सकता है कंपनी के बंदे खुद ना हो इधर, उनका सिर्फ कोई एजेंट हो, या इवन फिजिकल ऑफिस भी ना हो, वो इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे बेसिकली ये जो उबर है, इन ड्राइव है, ये क्या, ये सिर्फ ऐप है,
ये सिर्फ ऐप, ये कोई इनका फिजिकली ऑफिस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये तो बेसिकली सिर्फ सॉफ्टवेयर ही है ना ड्राइवर इनके हैं, ना गाड़ियां इनकी है, ना सड़कें। इसका टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, पब्लिक प्राइवेट, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, क्लियर। फिर अदर कंपनीज है, होल्डिंग सब्सिडरी, और ये अभी मैंने पढ़ाना है, होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये भी मैंने आपको पढ़ाना है। बाकी की ऊपर वाली कंपनी तो क्लियर है ना, पब्लिक प्राइवेट ये पढ़ा दिया, और लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, जिसके बारे में आपने ज्यादा नहीं सोचना। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, सिंगल मेंबर कंपनी की बात कर ली हमने, पब्लिक कंपनी की बात कर ली, लिस्टेड अनलिस्टेड दो बात कर ली। अच्छा, लफज सिक्योरिटीज से क्या मुराद, शेयर और डिबेंचर दोनों, शाबाश। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, अनलिमिटेड हो गई, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर कंपनी बता दिया था ना, पब्लिक कंपनी से मुराद वो कंपनी नहीं है जैसे हम नॉर्मल आम जबान में लफ्ज बोलते हैं पब्लिक ऑफिस, इससे मुराद सरकारी ऑफिस होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी से मुराद सरकारी कंपनी नहीं है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है। पब्लिक, अगर आपको पता चले कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, तो ये कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर आपको पता चले पाकिस्तान PIA के मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे, क्या हो जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। और अगर आपको पता चले कि MCB के शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन बहुत से शेयर होल्डर्स के पास हैं, बहुत से शेयर होल्डर्स के पास हैं, कोई 250, 300, 400 शेयर होल्डर के पास, तो पब्लिक कंपनी तो है, पब्लिक सेक्टर नहीं बोलना इसको, ठीक है। हाँ जी, पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट ओन्ड। अच्छा लफ्ज बोला, शाबाश, क्लियर। अच्छा, इसके बाद नीचे ना बाज़ औक़ात कुछ डेफिनेशन के नीचे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीजें लिखी होती हैं जो स्टूडेंट के लिए अहम नहीं होती। इसके नीचे ये 2 लाइंस हैं, इट आल्सो इंक्लूड्स ए पब्लिक सेक्टर सोसाइटी, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा है कि इसको रटा लगा रहे हैं, ठीक है। आपके जहन में फौरन आया होगा, इसका मतलब है यहाँ तो सर को आता ही नहीं है, या सर जान छुड़ा रहे हैं। हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है ना, इतना एग्रेसिव ओपिनियन है। तो देखें, मेरा पहला मकसद है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करवाना, दूसरा मकसद है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना। तो पहले मैं तसल्ली कर लूं, जब आप ये सारा चैप्टर याद कर लेंगे ना, उसके बाद आप मुझे कहिएगा सर ये 2 लाइन समझाए, इंशाल्लाह एक लफ्ज इसका समझा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर मैं इसको समझाना शुरू किया ना तो इनकी समझ कंप्रोमाइज हो जाएगी। बात बात ऐसा होता है ना, दूर की चीज समझते समझते हम करीब की चीज को इग्नोर कर देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। पहले ये सारा, जब आप जिस दिन मुझे कहेंगे ना सर सारा समझ आ गया है चैप्टर, अब ये तो मैं उस दिन ये समझा दूंगा आपको, क्लियर। चलिए, वरना आपने करना क्या, रट्टा लगा लेना है। अच्छा, ये ना कहिएगा एग्जाम में पूछे पब्लिक सेक्टर कंपनी तो आप कहें यहीं तक, सर आपने पढ़ाया यहीं तक था, नहीं, समझाया यहीं तक है, याद सारा करना है, याद सारा करना। आपको बताया ना, जो अगला पैरा शुरू हो रहा था वो भी डेफिनेशन का हिस्सा होता है, बल्कि मैं पढ़ा देता हूं आपको, ताकि आप ये ना कहें सर ने पढ़ाया नहीं था, पढ़ाऊंगा समझाऊंगा नहीं। तो पढ़े, इट पब्लिक सेक्टर कंपनी में इट आल्सो इंक्लूड्स ए पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो हमने पढ़ना है अभी, ठीक है। कहता है ये पब्लिक सेक्टर में भी हो सकती है, ऐसी कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनती, किसके लिए, लोगों की खिदमत वेलफेयर। लाइसेंस यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी में वेलफेयर वाली कंपनी भी हो सकती है। However, nomination of directors by commission on board of securities exchange or any other entity shall not make it a public sector company. आमीन। ठीक है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी हो गया, क्लियर हो गया, नहीं हुआ, पढ़ाना अभी पढ़ाना। सिक्योरिटीज और होली ओन सब्सिडरी, समझ आ गया ना, होली ओन सब्सिडरी पढ़ा दिया है। जब इसने पूछा था सर मिनिमम और मैक्सिमम का, तो उन्होंने कहा था मिनिमम पे है तादाद, मैक्सिमम एक बंदा भी सारे शेयर्स खरीद सकता है। तो अगर एक मेंबर सारे शेयर्स खरीद ले, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर खरीद ले, बस इसका मतलब है अभी जो हम रह गया ना वो होल्डिंग सब्सिडरी है और फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर है। तो पहले इजी वाला फुलका देते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, ठीक है। 2 ही कंसेप्ट आज पढ़ने हैं ना हमने, एक मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, शेयर्स नहीं, नंबर ऑफ मेंबर। और दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ना है, होल्डिंग सब्सिडरी। मिनिमम सिंगल मेंबर कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं,
एक। और मैक्सिमम, मैक्सिमम भी एक ही बोला मैंने। प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी मिनिमम 3। ये याद रखिएगा, आई कैप ने सबसे ज्यादा केस स्टडी इस 3 के ऊपर बनाई हुई है। इस 3 को ध्यान से अंडरलाइन करके सर्कल करके हाईलाइट कर ले। 3 पब्लिक अनलिस्टेड मिनिमम 3 और मैक्सिमम नो लिमिट, और पब्लिक लिस्टेड मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। अच्छा, अगली लाइन बहुत अहम है, 3-4 केस स्टडीज में पूछी हुई है ये लाइन। कहता है अच्छा, अगर कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी, इन सारे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है भला? इन सारे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड है, ठीक है। बाकी आगे डिपेंड करता है लिमिटेड, ठीक। अब सुन लें, अगर इस कंपनी के मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा होती है पब्लिक मेंबरशिप, ठीक है। असल कहानी इधर है, अगर किसी भी कंपनी के मिनिमम के मेंबर्स की तादाद मिनिमम से कम हो जाए, मिनिमम से तो इस कंपनी के बाकी के मेंबर्स को चाहिए फौरी तौर पे तादाद पूरी कर लें। 3 मेंबर्स थे, एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, बाकी कितने? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, मिनिमम नंबर मेंबर कितने हो गए? 3 थे, एक की वफात हो गई, इंतकाल हो गया, बाकी 2 रह गए। उसकी लाश थोड़ी फैसले करने आएगी अब, भुगत रहा होगा आपने कि ये फैसले, अब तो 2 रह गए। अब मिनिमम होने 3 चाहिए, रह गए 2। इन 2 को क्या करना है? कम से हाँ, कोई किसी तीसरे पर्सन को मेंबर है ताकि ये तादाद पूरी हो जाए। लॉ ये कहता है कि अगर ये जैसे भी करें, लॉ कहता है मुझे इससे लीगल रिप्रेजेंटेटिव में से किसी को बनाना है, उसमें से बना लें। लॉ कहता है मुझे इससे गर्ज नहीं है कि कैसे, लेकिन 3 की तादाद पूरी करनी है। अगर 3 की तादाद पूरी नहीं की और 180 दिन गुजर गए, 180 दिन बहुत टाइम होता है तादाद पूरी करने के लिए, ठीक है। जैसे 2.5 साल बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम, सच में बहुत टाइम होता है कैफ क्वालिफाई करने के लिए। करने वाले तो आसानी के साथ 1.5 साल में कर लेते हैं, 1.5 साल में हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 2.5 साल तो बहुत ही ज्यादा है ना। तो वो कहता है अगर कोई 2.5 साल में भी ना कर सके वो फिर फारग। उसी तरह यहां पे कह रहा है 180 दिन बहुत है तीसरा मेंबर बाइंड करने के लिए। अगर 180 दिन तक भी ये मिनिमम की तादाद पूरी नहीं की तो इन 2 मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड की बजाय अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन 2 चीजें जहन में रखनी है, 2 चीजें। अनलिमिटेड तब होगी जब इनको पता था कि उसकी डेथ हो गई है। हो सकता है यहां से वो कह के गया हो मैं साल के लिए यूरोप जा रहा हूं, और यूरोप जाते जाते रास्ते में कश्ती उल्टी, फायर, इनको साल तक पता ही नहीं चला। तो 180 दिन मतलब क्या है कि जब इनको, और दूसरा जब 180 दिन पूरे होंगे ना, इसके बाद उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, सॉरी वो होगी पर्सनली लायबल होंगे, उससे पहले नहीं। बात समझ आ रही है? फिर से पढ़ते हैं। कहता है इफ ए कंपनी कैरी ऑन बिजनेस विद लेस देन मिनिमम नंबर फॉर मोर देन 180 डेज, समझ आ रहे कि इस लॉ की वायलेशन हुई मिनिमम की, और 180 दिन गुजर गए, उन्होंने अभी तक तादाद पूरी नहीं की, फिर क्या होगा? Every member who knows this fact, this fact shall be personally liable for debts of company contracted after 180 days. After को भी अंडरलाइन करें, knows को भी अंडरलाइन करें, knows को भी अंडरलाइन करें, after को भी अंडरलाइन करें। केस स्टडी में ये एक लफ्ज से डिसीजन करवाता है वो। ये ना समझिए कि वो पूछेगा बताओ क्या होगा 180 डेज के बाद, केस स्टडी बनाएगा। उसमें फिर कहेगा एक को पता था एक को नहीं पता था, तो आप कहेंगे, हम कहेंगे जिसको पता था उसकी लायबिलिटी तो जिसको नहीं पता था। और फिर कहेगा 2 डेट्स थे, एक 180 दिन पहले हुआ, एक 180 दिन बाद हुआ, हम कहेंगे बाद वाले के लिए लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पहले वाले के लिए। ये समझ आ रही है कहानी में? चलिए बाकी क्वेश्चन शुरू हो गए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, बाकी ठीक है, क्लोज ना। अब सिर्फ मैंने आपको क्या समझाना है? होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं, वो आज नहीं समझाना, वो फिर बाद में समझाएंगे, वो पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस पढ़ लिया हमने।
कौन सी टाइप्स थी? स्टेटस की बेस पे कौन सी टाइप्स? प्राइवेट और पब्लिक। लायबिलिटी की बेस पे लिमिटेड बाय शेयर वगैरह। अदर टाइप्स सुने, अदर टाइप्स, एक है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा, जिसको प्राइवेट कंपनी का कंसेप्ट समझ आ जाए, पब्लिक का भी समझ आ जाता है, एग्री करते हैं, क्योंकि वो उसका अपोजिट ही है। इसी तरह जिसको होल्डिंग का कंसेप्ट समझ आ गया, सब्सिडियरी का भी उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊं कि अब्बा जी कौन होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा बेटा जी कौन होता है, वो उसका अपोजिट होगा ना भाई। वो जिसके वालिद साहब, तो वो जिसके वालिद साहब हैं वो बेटा है, तो जो बेटा है तो उसके वालिद साहब। भैया इसी तरह कंसेप्ट समझाऊंगा आपको होल्डिंग का, तो सब्सिडियरी का ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि सब्सिडियरी हो तो कोई होल्डिंग बनती है, कोई होल्डिंग हो तो कोई सब्सिडियरी बनेगा। ठीक है, वापस इसी कंसेप्ट पे आ जा भाई, खुश ना हो इसी कंसेप्ट। तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सुन लीजिए क्या है। वो कहता है अगर कोई एक कंपनी होल्ड करे, अच्छा लॉ की आदत है वो बिला वजह ना छोटे कंसेप्ट को भी मुश्किल, होल्ड करे, ओन भी लिख देगा, ठीक है, कंट्रोल्स भी लिख देगा, इनका फर्क कोई ज्यादा नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट। पोजेसेस, ठीक है, एक्वायर्स, वो मिलते जुलते अल्फाज। आप जब इस तरह के अल्फाज हो, रट्टा सारे अल्फाज का लगा ले, कंसेप्ट सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर बिल्ड कर ले। तो मैं भी कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के कितने शेयर हैं? मोर देन वन। अच्छा, 1/2 पता है किसको कहते हैं? 50%। 50% एग्जैक्ट नहीं कह रहा, वो मोर देन 50%, 51% भी नहीं कह रहा। अच्छा, लॉ के अल्फाज को आपने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी होती, खास तौर पे डेफिनेशन के अल्फाज को समझने के लिए जहन में 1/2 का मतलब 50% ही रखें, लेकिन लिखना आपने हमेशा, अगर एक कंपनी होल्ड करती है यानी उसके पास है मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज, किसी दूसरी कंपनी के वोटिंग सिक्योरिटीज आधी से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज हैं, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और ये और होल्ड का मतलब समझ आ गया कि उसके पास हैं शेयर्स, कितने शेयर्स हैं? आधे से ज्यादा, मोर देन 1/2। अच्छा, वोटिंग सिक्योरिटी से क्या मुराद है? शेयर। शाबाश। सिक्योरिटीज इज इक्वल टू शेयर प्लस डिबेंचर, लेकिन शेयर्स को हम कहते हैं वोटिंग सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स को कहते हैं नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज। शेयर्स को क्या कहते हैं? वोटिंग सिक्योरिटीज। डिबेंचर को क्या कहते हैं? नॉन वोटिंग। तो कह रहा है डिबेंचर से गर्ज नहीं है, शेयर्स होने चाहिए कितने? 50%, तो वो हो जाएगी होल्डिंग कंपनी। या कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, या उसके पास पावर हो कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सके, उसकी कंपोजिशन को, कि डायरेक्टर किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। कंपोजिशन का मतलब यही है कि कौन डायरेक्टर होगा कौन नहीं होगा। अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल कर दे तो वो उसकी होल्डिंग बन जाएगी। अच्छा, इसमें कंट्रोल, इसमें कंपोजिशन समझ लीजिए। कंपोजिशन से क्या मुराद है? अगर एक कंपनी के पास ये पावर हो कि वो दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है, तो फिर वो क्या होगी? उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई। और जिसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, सब्सिडियरी कंपनी हो गई। भाई ये बात समझ आई आपको? अच्छा, इसको ना एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम कंक्लूड करते हैं इस कंसेप्ट को। पाकिस्तान में एक कंपनी है पीटीसीएल, ठीक है, हाँ जी, और इसकी एक सब्सिडियरी है। पीटीसीएल के पास यूफोन के 100% शेयर्स हैं, 100% शेयर। तो हम कहेंगे यूफोन, अभी देखिए क्राइटेरिया पूरा हुआ, कौन सा? पहला के दूसरा? पहला। हम कहेंगे पीटीसीएल यूफोन की होल्डिंग कंपनी है और यूफोन पीटीसीएल की सब्सिडियरी कंपनी है, क्योंकि मोर देन 50% है। और अगर 100% शेयर हो जाएं तो होली ओन सब्सिडियरी, यानी यूफोन पीटीसीएल की सब्सिडियरी है और सब्सिडियरी भी कैसी? होली ओन सब्सिडियरी, होली ओन सब्सिडियरी। ठीक है, ये समझ। अच्छा, आगे इसके बाद अब आगे चलते हैं।
पीटीसीएल के मेजोरिटी शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थे, तो पीटीसीएल कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक सेक्टर कंपनी। लेकिन फिर जब प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आया तो गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। अब सूरत हाल ये है, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने अपने पीटीसीएल में 26% शेयर्स, पीटीसीएल के 26% शेयर्स बेचने हैं। तो एक कंपनी जो अबू धाबी में रजिस्टर्ड थी, उस कंपनी का नाम था, स्पेलिंग पता नहीं क्या है, इत्सालात, समझ लें यही स्पेलिंग ठीक है, इत्सालात कंपनी जो अबू धाबी में रजिस्टर्ड थी, इसने कहा हम पीटीसीएल के 26% शेयर्स खरीदते हैं। बताइए, इत्सालात कंपनी पाकिस्तान में उसका कोई काम शाम नहीं था। ये क्या है इसका स्टेटस? बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, फॉरेन कंपनी तो नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिस कोई नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। इत्सालात ने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया, उसने कहा सर ये मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर तो दी, लेकिन आपके जो लाइनमैन है ना उनको हम कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि वो अपनी मर्जी खुद करते हैं। आपको आज से 15-20 साल आपके लाइनमैन बड़े सीधे हो गए हैं काफी हद तक। आज से 20 साल पहले जो है ना, वो आज सिम कितने समय मिलती है मोबाइल की? आपको फ्री में मिलती। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। आप यकीन नहीं करेंगे, 8-8, 10-10 साल लग जाते थे, पीटीसीएल का फोन का कनेक्शन नहीं मिलता था। पाकिस्तान में वो दौर भी गुजरा, ठीक है। तो अब इत्सालात ने कहा भाईजान आपके लाइनमैन उनको सीधा करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम चाहते हैं हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, हम मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उसको आपके लाइनमैन के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, वो तो बाई फेर देगा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं शेयर्स 26% खरीदे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे, ताकि हम अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सके, हम कंट्रोल कर सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त पैसों की जरूरत थी, उन्होंने ये, वो परवेज मुशर्रफ साहब का गालिबन दौर था, उन्होंने ये कंडीशन मान ली। अब मुझे बताइए, इत्सालात के पास 26% शेयर्स हैं, क्या इत्सालात पीटीसीएल की होल्डिंग बन गई? कैसे बन गई? हाँ जी, लेकिन किस बेस पे? वोटिंग शेयर्स की बेस पे नहीं, कंट्रोल कंपोजिशन की बेस पे। तो इसका मतलब है इत्सालात पीटीसीएल की होल्डिंग, पीटीसीएल इत्सालात की, पीटीसीएल यूफोन की होल्डिंग, और यूफोन पीटीसीएल की। आखिरी क्वेश्चन भाई मुझे बताएं, बेटे का बेटा नहीं होता क्या? बेटे का बेटा, वो भी तो बेटा ही होता है ना, पोता, वही पोता, वो बेटा ही होता है ना। अब्बू जी का अब्बू जी, वो भी अब्बू जी होते हैं, दादाजी वो भी अब्बू जी होते हैं। उसी तरह इत्सालात और यूफोन का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर सब्सिडरी। फिर सुने, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, लेकिन इत्सालात इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर सब्सिडरी क्या यूफोन में शेयर्स होल्ड करती है? अच्छा, डायरेक्टली नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज। तो ये इत्सालात भी यूफोन की होल्डिंग कंपनी बन गई। यह स्ट्रक्चर समझ आया होल्डिंग और सब्सिडरी का? चलिए, है कंसेप्ट 2 लाइंस का होल्डिंग सब्सिडरी, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो थोड़ी डिटेल में है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इसका। अब ये देखिए, इसी का अपोजिट कर देना है होल्डिंग कंपनी। अगर कोई एक कंपनी दूसरी के मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज होल्ड करे, होल्डिंग, और अगर किसी कंपनी के मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज दूसरी कंपनी होल्ड करे, तो जिसके होल्ड किए जा रहे हैं सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ये डेफिनेशन में अल्फाज का ध्यान रखना है। बाज़ औक़ात एग्जामिनर कमेंट्स में कहता है मैं पूछता हूं होल्डिंग और बच्चे बता देते हैं सब्सिडरी, मैं 0 नंबर देता हूं उसका। तो आपने जहन में एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का ध्यान रखना है। होल्डिंग सब्सिडरी में एक्टिव और पैसिव वाइज के फर्क है। हु होल्ड्स होल्डिंग, जिसके होल्ड किए जाएं सब्सिडरी। तो एग्जाम में अल्फाज ध्यान से, वरना आता हुआ कंसेप्ट 0 और आप कहेंगे सर पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ था, ठीक है। तो ये ऐसी ही गलतियां होती हैं, ध्यान रखेंगे ये अल्फाज का। चलिए, क्या क्वेश्चन मेरे भाई का? बॉडी कॉर्पोरेट बिल्कुल पाकिस्तान के अलावा के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान में रजिस्टर थोड़ी हुई है ऐसी चीज।
हाँ तो होल्डिंग हो सकती, होल्डिंग तो हुआ ना जो दूसरी के एक्वायर करती हो, होल्डिंग है जी। नहीं, कंपनी तब बनती जब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती है। अच्छा अब चलिए, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट हो गया। अब हमने अगला कंसेप्ट सीखना है रेगुलेटर्स ऑफ ए कंपनी। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में पढ़ी है, क्या इनको खुली छुट्टी है? जो मर्जी जैसे मर्जी करते जाएं? कोई रेगुलेटर होना चाहिए ना? बिल्कुल है। कुछ रेगुलेटर होते हैं कंपनी से बाहर, कुछ रेगुलेटर होते हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने यही कंसेप्ट पढ़ना है कि कौन से रेगुलेटर कंपनी के बाहर है, कौन से रेगुलेटर कंपनी के, जो कंपनी के अंदर रेगुलेटर्स हैं वो कौन कौन है? मेंबर्स, डायरेक्टर। ये तो आप इनके साथ वाकिफ होंगे ही। कंपनी के बाहर कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं? भला रजिस्ट्रार, जिसके पास हम रजिस्टर करवाने जाते हैं कंपनी। SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये रजिस्ट्रार की भी हायर अथॉरिटी है। रजिस्ट्रार समझ, ये SCCP समझिए रजिस्ट्रार का बॉस है। जब रजिस्ट्रार को कोई बड़ा मसला आता है, ये अपने बॉस के पास या तो खुद भागा जाता है या कंपनी को कह देता है मेरे बॉस के पास चले जाओ। तो ये सबऑर्डिनेट है, दोनों रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट की है। रजिस्ट्रार सबऑर्डिनेट है और SCCP बॉस। और फिर आता है कोर्ट। कोर्ट आपको पता है सबका बॉस है तो हाँ वो भी। तो SCCP को भी अगर कोई गड़बड़ हो ना, कोई ये, हाँ तो इसका भी आगे हायर अथॉरिटी क्या है? कोर्ट। क्लियर? ये बेसिक सिर्फ आपको पार्टीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि क्या क्या काम होगा तो हमने रजिस्ट्रार के पास जाना है, कौन कौन सा काम होगा तो SCCP, कौन कौन सा काम होगा कोर्ट, मेंबर कौन कौन सा काम करते हैं, डायरेक्टर कौन कौन सा काम करते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।